Hello guys, so welcome to the next series of data flare and that is data structure, है ना. A long waiting course. काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी हमारे पास कि सर डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स आप स्टार्ट करिए, डेटा स्ट्रक्चर्स को समझना है हमें, तो आप डेटा स्ट्रक्चर को जितनी इजी लैंग्वेज में समझा सकते हैं तो उतनी इजी लैंग्वेज में आप डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट करिए. सो हियर वी कम फॉर द न्यू एंड टोटली फ्री कोर्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. मैं आपको स्टार्टिंग में ही ये क्लियर कर दूं कि डेटा फ्लेयर इज नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर एनी कोर्सेज. ओके, देयर इज नो हिडन चार्ज, इट इज कंप्लीटली अ फ्री कोर्स फॉर यू गाइस. ओके, सो सबसे मेजर बात इस सब्जेक्ट के बारे में या इस पेपर के बारे में आपको बता दूं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट इन द इंडस्ट्री. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस पूछती है. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री की सबसे लाइकिंग टेक्नोलॉजी है, जिसको आप बोल सकते हैं सबसे लाइकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है. तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से समझें, इसको बहुत फोकस के साथ आप समझें, क्योंकि ये इट इज नॉट ओनली नेसेसरी फॉर योर कोर्स बट इट इज ओनली नेसेसरी फॉर योर कंपनी प्रोफाइल, राइट. तो हम बिल्कुल स्क्रैच से इस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं. ओके, हम तो यहां से इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे. वाई? क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी या कोई भी नया सब्जेक्ट जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन होता है वाई. क्यों ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना है? एक बार हम वाई को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आएंगे सेकेंड कॉन्सेप्ट पे, एंड दैट इज व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर. एंड देन फाइनली विल डिस्कस अबाउट हाउ टू लर्न इट. इसको कैसे सीखा जाएगा. अगर मैं आज आपको सीधे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा तो इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू आंसरिंग इन द इंटरव्यू. आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इंटरव्यू में ये बताना कि आपने सब्जेक्ट पढ़ा क्यों है. क्योंकि हम सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हैं लेकिन हमें उसका रूट नहीं पता होता है कि सब्जेक्ट हमें पढ़ना क्यों था, यह सब्जेक्ट हमने क्यों पढ़ा, राइट. तो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा वाई डेटा स्ट्रक्चर. और इस सब्जेक्ट को पढ़ने की थोड़ी सी प्री रिक्विजिशंस हैं, वो आप थोड़ा सा नोट जरूर कर लें. इफ यू आर नॉलेज ऑफ सी लैंग्वेज देन इट इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू. क्योंकि अभी आपको जैसे जैसे मैं इस सब्जेक्ट के आगे चलूंगा मैं आपको बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट के लिए सी की रिक्वायरमेंट क्यों है, वाई देयर इज अ लैंग्वेज रिक्वायर्ड फॉर दिस सब्जेक्ट. ओके, क्योंकि हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी प्रोग्रामिंग. तो सी की क्या नीड है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, या किसी भी लैंग्वेज की क्या नीड होती है डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए, ये सब आगे हम लेक्चर्स में कवर करेंगे. ओके, सो ओके, चलिए तो लेट्स बिगिन्स विद द डेटा स्ट्रक्चर. स्टार्ट करते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट्स. तो यहां पर हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत से सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है. क्योंकि ठीक है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें यही नहीं पता कि सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है. तो यदि इस सब्जेक्ट्स को मैं दो अलग अलग वर्ड में डिवाइड कर दूं, डेटा प्लस स्ट्रक्चर, है ना. व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज स्ट्रक्चर. तो वी नो दैट डेटा क्या होता है. एनी इंडिविजुअल एंटिटी इज अ डेटा. आपका नाम आपका डेटा है, आपका एड्रेस एक डेटा है, आपका फोन नंबर देयर इज अ डेटा. ओके, तो हर वो इंडिविजुअल एंटिटी, ठीक, जो किसी भी एप्लीकेशन में यूज में आती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आपने अपना नाम दिया, आपने अपना रोल नंबर असाइन किया, आपने अपना एड्रेस दिया, आपने अपना फोन नंबर दिया, तो दिस रोल नंबर, दिस नेम, दिस फोन नंबर, दिस ऑल इज नथिंग बट द डेटा. ये सब क्या है? डेटा. लेकिन जब ये डेटा मेमोरी एलोकेट करता है, जब ये डेटा मेमोरी में सेव होता है, तो उस डेटा को मेमोरी एलोकेट करने के मल्टीपल तरीके होते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर. तो ये पेपर हमें यही समझाएगा कि जब एक डेटा मेमोरी एलोकेट करता है तो उस डेटा को मेमोरी एलोकेट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, सो दैट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी रिड्यूस. क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. और यही पेपर हमें यह सिखाता है कि बॉस जब एक डेटा को आप मेमोरी में सेव करोगे तो किस तरीके से सेव किया जाए ताकि एप्लीकेशन फ्रूटफुल रहे, ताकि एप्लीकेशन मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बने. तो बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है, ठीक है. अब दूसरा और सबसे मेजर कॉन्सेप्ट है सर स्ट्रक्चर. तो वी नो दैट स्ट्रक्चर मींस इट्स अ सिंपली इंग्लिश वर्ड. स्ट्रक्चर मींस स्केलेटन. ओके, कि एक स्ट्रक्चर, अगर एक डेटा को मेमोरी में मुझे सेव करना है, सो व्हाट टाइप स्ट्रक्चर आई नीड टू फॉलो. यहां पर हमें अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर मिलेंगे. हमें एक कॉन्सेप्ट मिलेगा स्टैक फॉर्मेट में आप डेटा सेव कर सकते हैं, क्यू फॉर्मेट में आप डेटा सेव कर सकते हैं, लिंक लिस्ट फॉर्मेट में आप डेटा सेव कर सकते हैं, ट्री फॉर्मेट में हम डेटा सेव कर सकते हैं, हैशिंग के फॉर्मेट में हैश टेबल हम यूज कर सकते हैं. सो देयर आर मल्टीपल वेज टू स्टोर द डेटा.
तो वन बाय वन हमें यही पढ़ना है कि बॉस एक डेटा जब मेमोरी एलोकेट करता है तो उस डेटा का मेमोरी में स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। लेकिन यहां पर अगर हम इस सब्जेक्ट्स को डिफाइन करें, इफ आई एम गोइंग टू डिफाइन दिस सब्जेक्ट, ठीक है, कि यदि मान लो आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया, ओके टेल मी व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, तो सी इस सब्जेक्ट्स को डिफाइन करना एक लाइन में इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट इन दिस सब्जेक्ट, राइट। लेकिन अगर मुझे सिंगल लाइन में इस सब्जेक्ट को डिफाइन करना है तो हम सिंगल लाइन में इस सब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर इज अ कॉन्सेप्ट। सबसे मेजर चीज इस बारे में सुनना आप, दिस पेपर इज नॉट अ लैंग्वेज, इट इज नॉट सॉफ्टवेयर, इट इज नॉट हार्डवेयर। डेटा स्ट्रक्चर आर द कॉन्सेप्ट, केवल कॉन्सेप्ट है। ओके, तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर आर द कॉन्सेप्ट which shows that how the data is to be stored inside the memory and what is the relation of the data with another data. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप सेकंड लाइन पे फोकस करना, हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा विद अनदर डेटा। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का हर कॉन्सेप्ट सबसे मेजरली बात करेगा रिलेशन पे। यदि रिलेशन नहीं है तो फिर वो कॉन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। अब थोड़ी सी डेफिनेशन आपको कंफ्यूज कर रही है कि सर रिलेशन मीन्स व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट दिस रिलेशन। तो सी देखिए, आप मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि चलिए अगर आपने सी पढ़ा है, इफ यू नो अबाउट द सी लैंग्वेज, तो सी में हम दो तरीके से डेटा सेव करते हैं ना। हमने डेफिनेशन क्या बोली है, हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा विद अनदर डेटा। एक डेटा जब मेमोरी एलोकेट करता है तो उस डेटा का मेमोरी में क्या रिलेशन होगा एग्जिस्टिंग डेटा के साथ, या रिलेशन है भी या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज यदि मैं आपसे बोलता हूं कि बॉस मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करें, है ना, या 3 या 4 या 5 व्हाटएवर, ये 5 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करें सी में। व्हेन आई डिक्लेयर दिस 5 वेरिएबल, तो आपको पता है ये पांचों वेरिएबल मेमोरी किस तरीके से एलोकेट करेंगे, समथिंग लाइक दिस। ए एक वेरिएबल है जिसने 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट की है, इट मे बी 4 बाइट, डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। बी एक वेरिएबल है जिसने मेमोरी एलोकेट की है, हम इसको डिफॉल्ट 2 बाइट का कंसीडर कर रहे हैं। सी एक वेरिएबल है जिसने मेमोरी एलोकेट की है, डी ने मेमोरी एलोकेट की है, ई ने मेमोरी एलोकेट की है। ये पांचों वेरिएबल मेमोरी एलोकेट किए हुए हैं, राइट। जब मैंने 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए तो ये पांचों वेरिएबल मेमोरी में आएंगे। लेकिन मेमोरी में जब ये वेरिएबल आएंगे तो मेमोरी में किस तरीके से एलोकेट होंगे। सपोज इसका एड्रेस है 108228, तो सपोज इसका एड्रेस है 1176, इसका एड्रेस होगा कुछ 9013, इसका एड्रेस होगा कुछ 6042, इसका एड्रेस होगा कुछ 3192। ये पांचों वेरिएबल जब मेमोरी में होंगे तो पांचों के मेमोरी एड्रेस डिफरेंट ऑर्डर में होंगे। हमें पढ़ा है, हमने ये सी में पढ़ा है, तो हमें पता है कि जब एक वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करता है तो उस वेरिएबल का मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस होता है। एवरी वेरिएबल इज हैविंग एन एड्रेस इनसाइड द मेमोरी। तो यहां पर आप सोचो, मुझे कुछ 5 डेटा स्टोर करना था। हम डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, डेटा स्टोरेज की बात कर रहे हैं। मुझे कुछ 5 एलिमेंट्स का डेटा स्टोर करना था जिसका टाइप इंटीजर था। मैंने सोचा 5 वेरिएबल हम डिक्लेयर कर देते हैं। तो यदि मैंने ये 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो पांचों ने मेमोरी एलोकेट की, लेकिन आपको इसकी मेमोरी में डिफरेंस दिख रहा है। दिस वेरिएबल कैन नॉट बी इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, दिस वेरिएबल नॉट एट ऑल एसोसिएटेड विथ ईच अदर। यदि इसका एड्रेस 1028 है तो ये 1176 पे है, और ये एड्रेस मैंने सब डमी लिखे हैं अभी, राइट। एक्चुअली एड्रेस क्या होगा ये आपने पता है, सी में हमारे पास एक ऑपरेटर होता है एम्परसेंड, जिससे हम एड्रेस पता कर सकते हैं, बट दिस ऑल आर द डमी एड्रेस। सी यहां पर अगर ये सारे एड्रेस मेमोरी में अलग अलग हैं, इट मीन्स यदि आपने यहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज किया है तो ये डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। व्हाई नॉट? क्योंकि वेरिएबल का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। और मैं बार बार एक डेफिनेशन आपको एट द एंड तक तो मेरे हिसाब से आपके दिमाग में पूरी सेट हो जाएगी, हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन। बार बार आप इस चीज को ध्यान रखना, जब तक रिलेशन नहीं होगा मेमोरी में डेटा के बीच में, दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का हर कॉन्सेप्ट इस डेफिनेशन पे सेट रहेगा, हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा विद अनदर डेटा। यदि रिलेशन नहीं है तो वो डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, राइट। अब जैसे यहां कोई रिलेशन नहीं है, यदि मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं कि सपोज करो अगर मैं इस लोकेशन पे हूं और अगर मुझे इस लोकेशन से इस लोकेशन पे जाना है, सो देयर इज नो वे, बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दिस 5 वेरिएबल्स। तो यदि हम इस कॉन्सेप्ट से डेटा स्टोर कर रहे हैं, मतलब क्लियरली ये डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन सी द सेम थिंग, ठीक, यदि मान लो मैंने आपसे बोला कि बॉस ये 5 वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करने के लिए, 5 डेटा स्टोर करने के लिए मैंने बजाय 5 वेरिएबल को यूज करने के
एक 5 का अरे बना दिया। सपोज दिस इज एन अरे ऑफ 5 साइज। नाउ यू नो जब ये अरे मेमोरी एलोकेट करेगा तो अरे का मेमोरी एलोकेशन समथिंग लाइक दिस, ये होता है अरे का मेमोरी एलोकेशन। यदि आपका पहला इंडेक्स 2001 पोजीशन पे है तो आपका नेक्स्ट इंडेक्स 100% नेक्स्ट एड्रेस पे होगा, क्योंकि हम 2 बाइट की मेमोरी कंसीडर कर रहे हैं। तो 2001 के बाद नेक्स्ट एड्रेस है 2003, 2005, 2007, 2009। ठीक है, दिस इज व्हाट द मेमोरी एलोकेशन ऑफ एन अरे, पढ़ा है आपने सी में। तो यहां पर आप देखिए कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब अगर मैंने इंटीजर टाइप का अरे लिया है दैट मीन्स मैं डेटा स्टोरेज करूंगा, राइट। अगर मैं डेटा स्टोर कर रहा हूं यूजिंग अरे, तो यहां पर आप सिंस ऑल द एड्रेस आर इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, मतलब ये 5 इंडेक्स के डेटा आपस में एसोसिएटेड हैं, ये 5 आपस में कनेक्टेड हैं। हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा, डेटा के बीच में रिलेशन है या नहीं है। यदि रिलेशन है सो आई कैन से दैट अरे इज अ कॉन्सेप्ट, अरे यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो हम जब शुरुआत ही करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की तो हम बात करते हैं सबसे पहले अरे के बारे में, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप ये एक और चीज दिमाग में क्लियर रखिएगा, ये पेपर की नीड आपको कब है, जब आपको कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर करना है, नॉट फॉर द सिंगल 2, 3, 4, 5 डेटा। व्हेन वी हैव अ कलेक्शन ऑफ डेटा देन ओनली वी रिक्वायर द डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर आप डेटा कलेक्शन करेंगे तो श्योरली आपका डेटा स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करके मेमोरी एलोकेट करेगा। तो इस सब्जेक्ट की नीड ही हमें तब है जब हमारे पास डेटा बल्क अमाउंट में है। और आप खुद सोच के देखिए कि आज अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो डेटा कितना फ्लोट हो रहा है इन सोशल मीडिया। ठीक है, अगर मैं सिंपल सी एक एप्लीकेशन आपको बनाने के लिए बोलता हूं कि सपोज एक मेडिकल स्टोर की एप्लीकेशन बनानी है, सो दैट मेडिकल स्टोर कंटेंट आई थिंक मोर देन 50,000 ऑफ मेडिसिन जिनको आपको मेमोरी एलोकेट करना है। तो यहां पर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा ताकि आपकी एप्लीकेशन फास्ट सर्च कर सके, ताकि आपकी एप्लीकेशन मिनिमम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ काम कर सके। और यही रीजन है कि व्हाई द इंडस्ट्री पीपल रिक्वायर्ड दोज स्टूडेंट हु इज हैविंग द नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, क्योंकि आपको हर सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना है और ऑलरेडी ये कंसेप्ट ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। अभी मैं आपको कई ऐसे एग्जांपल दूंगा जहां पर आपको समझ में आएगा कि सर ये तो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड कॉन्सेप्ट है। गॉट माय पॉइंट? तो पहले तो आप सबसे पहले ये बात समझिए कि डेटा स्ट्रक्चर की नीड क्या है, हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली ये सब्जेक्ट किस बारे में बात कर रहा है। ये पूरा पेपर डे 1 से लेकर डे एंड तक मैं जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, आप सारे कॉन्सेप्ट में आप देखना हम कभी भी सिंगल डबल डेटा की बात नहीं करेंगे। ठीक है, एक आध दो प्रोग्राम हम बनाएंगे, लेकिन मोस्टली 90% प्रोग्राम में हम बात करेंगे बल्क अमाउंट ऑफ डेटा की। हम अगर स्टैक का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो दैट इज व्हाट कलेक्शन ऑफ डेटा। यदि हम क्यू का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इज व्हाट कलेक्शन ऑफ डेटा। यदि हम लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, हैशिंग, किसी भी टॉपिक को हम डेटा स्ट्रक्चर के देखेंगे, दिस ऑल टॉपिक इज टॉक अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा, हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड राइट व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा विद अनदर डेटा एट द एंड तक। ये डेफिनेशन तो बहुत दिमाग में रटी लेना, बिल्कुल समझ ही लेना, क्योंकि इंटरव्यू सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा इंटरव्यू, डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो ये अब समझ में आया दोनों में से डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन क्या है। मैंने 5 वेरिएबल डिक्लेयर करे डेटा स्टोर करने के लिए और मैंने 5 का अरे बनाया है। तो इन दोनों में से हम बोलेंगे दिस इज अ कॉन्सेप्ट फॉर यूजेस डेटा स्ट्रक्चर। अब ऐसा क्यों, उसका रीजन अभी हम आगे बात करते हैं कि व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कि यदि आपके 5 वेरिएबल नॉन सीक्वेंशियल ऑर्डर में मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं और यदि आपके 5 वेरिएबल सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक दूसरे से अटैच होकर मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं जब अभी हम प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन पे आएंगे। गॉट माय पॉइंट? तो ये तो केवल एक इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात की कि ये सब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या है, ओके, और क्यों पढ़ना है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, लेकिन अब यहां पर आप देखें कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं डेटा स्टोरेज के लिए, है ना, कि सपोज अगर मुझे डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट के थ्रू डेटा स्टोर करना है, तो डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन यहां से फिर कई पार्ट में डिवाइड होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, राइट। हम बोलते हैं सबसे पहले देयर आर 2 टाइप, वन इज कॉल्ड, मतलब अगर हम डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करें तो डेटा स्ट्रक्चर के मल्टीपल टाइप हैं। सबसे पहला टाइप है डेटा स्ट्रक्चर का सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर और नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। वन इज कॉल्ड सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर, सेकंड इज कॉल्ड नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। अब ये सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या,
सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर मतलब हम एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जहां पर मेमोरी एलोकेशन सीक्वेंस में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सी दिस वन, ये चलिए एक काम करते हैं, सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल के पहले हम इसको फिर से दो अलग टाइप में डिवाइड करते हैं, तब आपको सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल बेटरली समझ में आएगा। पहले हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के दो फॉर्मेट की, एक को हम कहते हैं स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर और दूसरे को हम बोलते हैं डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। इसके बाद शायद आप सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल को थोड़ा और बेटरली समझ पाए। यदि आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आर देयर आर 2 टाइप्स। सीक्वेंशियल नॉन सीक्वेंशियल भी टाइप है, बट डेटा स्ट्रक्चर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पूरा पेपर जो है वो 2 कैटेगरी में हम पढ़ने वाले हैं। वन इज स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज कॉल्ड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। एक को हम बोल रहे हैं स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, सेकंड को हम बोल रहे हैं डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टैटिक एंड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर? समझ में आ रहा है? आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहां से थोड़ा सा अब हम टेक्निकल बात करने वाले हैं ना। अभी तक तो हमने एक ओवरव्यू बात करी कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर की नीड क्या है, ठीक है, और इंडस्ट्री में सब्जेक्ट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, तो अब ये स्टैटिक और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर को अगर हम डिफाइन करें, तो इसको डिफाइन करने से पहले हम एक बार सी के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन समझते हैं, है ना। तो आपको शायद स्टैटिक और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर बेटरली समझ में आएगा। सपोज अगर मैं सी में एक कोड लिखता हूं, है ना, सपोज सी प्रोग्रामिंग में यूज कर रहा हूं एंड आई एम गोइंग टू राइट अ कोड, तो सी में जो कोड हम लिखते हैं आपको पता है उसको क्या कहते हैं? सोर्स कोड, है ना। देयर इज कॉल्ड अ सोर्स कोड, जिसका एक्सटेंशन या तो .c या .cpp होता है। मतलब जब आप कोडिंग करते हैं तो कोडिंग करने के लिए आपने, अगर आप डॉस बेस स्क्रीन को यूज कर रहे हैं, अगर आप टर्बो C++ यूज कर रहे हैं, तो आप एक ब्लू कलर के एडिटर को ओपन करते हैं। उस ब्लू कलर के एडिटर में आप अपने प्रोग्राम की कोडिंग लिखते हैं। तो जो कोड एज अ डेवलपर या एज अ प्रोग्रामर आप लिख रहे हैं, उस कोड को हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। दैट इज कॉल्ड अ सोर्स कोड। जब आपका सोर्स कोड आप लिख देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में सोर्स कोड को हम क्या करते हैं? कंपाइल, है ना, एंड दैट इज डन बाय कंपाइलर। ये सोर्स कोड कंपाइल होता है। जब इस सोर्स कोड को आप कंपाइल करते हैं, सो नाउ दिस सोर्स कोड विल कन्वर्ट्स इनटू मशीन कोड, है ना। ये सोर्स कोड मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको रन करते हैं, और जब हम इसको रन करते हैं तो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आता है, जिसको exe फाइल बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं obj फाइल, राइट। दिस इज व्हाट द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑफ सी लैंग्वेज, कि एक सी का प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं एडिटर में, फिर हम उसको कंपाइल करते हैं, विच इज डन बाय द कंपाइलर। आपका कोड मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, फिर हम उस कोड को रन करते हैं, एंड देन फाइनली विल गेट द आउटपुट इन दिस ब्लैक कलर स्क्रीन, जिसको हम कमांड प्रॉम्प्ट या डॉस शेल भी बोलते हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन सी में भी कई बार पूछा जाता है, जब आपका प्रोग्राम इनपुट से आउटपुट तक पहुंचता है, यदि मान लो आपने एक सी का कोड लिखा और आपका प्रोग्राम इनपुट से लेकर आउटपुट तक पहुंच रहा है, तो इस पूरे प्रोग्राम में कितनी स्टेप से आपका प्रोग्राम होके निकला है? आपका प्रोग्राम कितनी स्टेप, कितने हडल उसने क्रॉस करे हैं? तो यहां पर आप देखिए 2 हडल की हम बात करते हैं। एक प्रोग्राम का सोर्स कोड से कंपाइल होकर मशीन कोड में आना, ठीक है। यदि आपने सोर्स कोड लिखा है तो आपका प्रोग्राम सोर्स कोड से कंपाइल होकर कहां पर आएगा? मशीन कोड में। तो एक प्रोग्राम का सोर्स कोड से कंपाइल होकर मशीन कोड में आना, यह कहलाता है प्रोग्राम का कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट। दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट, ओके। और एक प्रोग्राम का मशीन कोड से रन होकर आउटपुट में आना, यह कहलाता है प्रोग्राम का रन टाइम एनवायरनमेंट। दिस इज कॉल्ड रन टाइम एनवायरनमेंट। मतलब जब एक प्रोग्राम मशीन कोड को रन करेगा, आउटपुट स्क्रीन आएगी, और जब तक आप आउटपुट में हैं तब तक आप कौन से एनवायरनमेंट में हैं? रन टाइम पे, ओके। सो दीज आर द 2 एनवायरनमेंट। वन इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट, प्रोग्राम सोर्स कोड से कंपाइल हुआ, मशीन कोड में आया, दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट। और प्रोग्राम रन होके आउटपुट स्क्रीन पे आया, दिस इज कॉल्ड रन टाइम एनवायरनमेंट, ओके। अब यहां पर आप समझना, यदि सपोज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इस प्रोग्राम में, या मान लो मैंने एक अरे बनाया, तो आपको पता है ना, सी आपने पढ़ा है कि एक अरे का डिक्लेरेशन हमेशा हमसे सबसे पहले साइज मांगता है ना। विदाउट साइज आप एक अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल। व्हाई दिस अरे डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड अ साइज, या राइट, या ये वेरिएबल जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये वेरिएबल मेमोरी एलोकेशन कब कर रहा है? व्हेन दिस वेरिएबल एलोकेट्स द मेमोरी, राइट। तो जब भी हम एक वेरिएबल या अरे को डिक्लेयर करते हैं, अभी आप डेटा स्ट्रक्चर को 10 मिनट के लिए भूल जाइए, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर मैं वापस आता हूं डेटा स्ट्रक्चर पे, राइट। जब इस वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं तो ये वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करता है इस समय,
ओके मतलब जब भी आप एक अरे या वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो अरे मेमोरी एलोकेट करता है कब, जब प्रोग्राम सोर्स कोड को कंपाइल करके मशीन कोड में आता है, राइट मतलब एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। एंड दैट इज द रीजन कि ये मेमोरी फिक्स्ड होती है। अगर आपने एक 50 का अरे बनाया है तो ये अरे मेमोरी में फिक्स साइज का बनेगा, फिर चाहे आप इसमें 10 एलिमेंट्स एंटर करें या 20 एलिमेंट एंटर करें, मेमोरी एलोकेशन पूरा 50 साइज का होगा। तो ऐसी मेमोरी जो कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती है, जो फिक्स साइज की होती है, जिसको ना हम कम कर सकते हैं ना हम इसको ज्यादा कर सकते हैं, सच टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड स्टैटिक मेमोरी। ये मेमोरी कहलाती है स्टैटिक मेमोरी। ये मेमोरी कहलाती है स्टैटिक मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी मतलब विच इज फिक्स्ड इन साइज। समझ में आई बात? मतलब जो हम बात अभी कर रहे थे ना कि डेटा स्ट्रक्चर दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हम डेटा स्ट्रक्चर के इंप्लीमेंट करेंगे वो या तो हम स्टैटिक फॉर्म में करेंगे या डायनेमिक फॉर्म में करेंगे। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं स्टैक की, क्यू की, ठीक है, सर्कुलर क्यू की, लिंक लिस्ट की, डब्ल्यू लिंक लिस्ट की, ट्री की, हैशिंग की। लेकिन इन सबको समझने के पहले हमें यह समझना पड़ेगा दैट एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज इंप्लीमेंटेड इन 2 वेज। दो तरीके से हम कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं, या तो स्टैटिक फॉर्म में या डायनेमिक फॉर्म में, राइट। तो पहले यह तो समझे स्टैटिक या डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टैटिक, राइट। तो स्टैटिक मतलब हम एक ऐसी मेमोरी को बोलते हैं जो इस समय एलोकेट होती है कि आपने एक प्रोग्राम को कंपाइल किया, कंपाइलेशन टाइम पे जब भी कोई मेमोरी एलोकेट होगी वो फिक्स साइज की होगी, ना उसमें इंसर्शन पॉसिबल है। इंसर्शन या डिलीशन मतलब क्या, सपोज अगर मैंने एक 50 साइज का अरे बनाया, या चलो अभी 10 की बात करें, तो जैसे ही आप लिखोगे इंटीजर ए ऑफ 10, अरे बॉस एक चीज अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था, इन दोनों में से डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट कौन सा है? चलो स्टैटिक तो दोनों है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर के रूल को फॉलो कौन कर रहा है? अभी हमने बात की थी ना, क्या ये वेरिएबल डेटा स्ट्रक्चर के रूल के हिसाब से मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं? नो। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो रिलेशन। और हम एक ही बात कर रहे हैं, हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा। तो स्टैटिक मेमोरी दोनों एलोकेट कर रहे हैं, स्टैटिक ये भी एलोकेशन है, स्टैटिक एलोकेशन ये भी है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर के रूल को फॉलो कौन कर रहा है? दिस कॉन्सेप्ट, दिस फॉलोज द डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, राइट। कि यदि मैंने लिखा इंटीजर ए ऑफ 10, दैट मीन्स अरे ऑलवेज एलोकेट्स अ मेमोरी इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, या इसका ड्रॉबैक ना बोले, अरे का मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है? यदि मान लो आपने ये अरे बनाया है ना, सपोज दिस इज द 10 साइज ऑफ अरे, जिसने A0 से लेके A9 तक मेमोरी एलोकेट की है। अब ये जो अरे ने मेमोरी एलोकेट की है, आप मुझे बताएं क्या इस मेमोरी में, चलो मैंने डेटा एलिमेंट एंटर कर दिए 10, 20, 30, 40, 50। अब यदि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस पोजीशन पर एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, इज इट पॉसिबल कि मैं इस अरे में बीच में कोई एलिमेंट इंसर्ट कर सकूं? ना, क्योंकि अरे फिक्स साइज का है, इसी ने मेमोरी कंपाइल टाइम पे ही एलोकेट कर ली है। तो ना तो अब मैं इसमें से किसी एलिमेंट को बीच में इंसर्ट कर सकता हूं, ना मैं इस अरे में से किसी एलिमेंट को रिमूव कर सकता हूं, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीटली स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। ये पूरी तरह से स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है कि मैं ना बीच में इंसर्शन कर सकता हूं, ना मैं बीच में से किसी एलिमेंट को रिमूव कर सकता हूं, ना मैं अरे की साइज को इंक्रीज कर सकता हूं। यदि मैंने 10 के अरे में मान लो 3 एलिमेंट एंटर करें, रिमेनिंग एलिमेंट्स अगर मैंने एंटर ही नहीं करें, तो मेरी पूरी 7 की मेमोरी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये फिक्स साइज है। बात समझ में आ रही है? दिस इज द फिक्स साइज ऑफ मेमोरी कि आपने एक बार अरे बना दिया, अब उस अरे में आपने अगर 10 एलिमेंट नहीं दिए हैं तो रिमेनिंग मेमोरीज आर फ्री। ओके, ना आप बीच में इंसर्शन कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर तो है ना ये, मतलब डेटा स्ट्रक्चर के रूल को तो फॉलो कर रहा है ये। ओके, तो ये है स्टैटिक कॉन्सेप्ट कि जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर के किसी कॉन्सेप्ट को इस फॉर्म में इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे अभी जब मैं आपको स्टैक पढ़ाऊंगा, है ना, तो हम क्या बोलेंगे? स्टैक यूजिंग अरे, क्यू यूजिंग अरे, ट्री यूजिंग अरे। तो यदि आप अरे को यूज करके डेटा स्ट्रक्चर के किसी भी कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब वो क्या है? स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। और उसमें हमें ड्रॉबैक भी मिलेंगे। वो ड्रॉबैक क्या होंगे वो भी हम देखेंगे, ओवरफ्लो के ड्रॉबैक्स मिलेंगे, क्योंकि बॉस अरे फिक्स साइज की मेमोरी पे काम कर रहा है, राइट। लेकिन सिंस इट इज द डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, तो हम डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन यूजिंग अरे देखेंगे। लेकिन जब हम डेटा स्ट्रक्चर को अरे के साथ इंप्लीमेंट करते हैं तो हम बोलते हैं दिस इज एन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि वो फिक्स मेमोरी पे काम कर रहा है, क्योंकि उसने मेमोरी इस समय एलोकेट की है कंपाइलेशन टाइम पे। तो इसी मेमोरी को कंपाइल टाइम मेमोरी भी कहते हैं, इसी मेमोरी को स्टैटिक मेमोरी भी कहते हैं,
लेकिन अगर ठीक इसके अपोजिट बात करें हम कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि बहुत स्टैटिक मेमोरी एक फिक्स साइज की मेमोरी है, ना मैं इसमें कोई इंसर्शन कर सकता हूं, ना डिलीशन कर सकता हूं, ना इसमें आप मेमोरी इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि ये तो फिक्स साइज की एलोकेट हो चुकी है जो अरे की होती है। लेकिन यदि हम बात करें इस समय एसी मेमोरी, ठीक है, मतलब अब अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे सपोज 10 एलिमेंट इंसर्ट करना है, सपोज मुझे 10 एलिमेंट का कलेक्शन चाहिए, तो उस 10 एलिमेंट के कलेक्शन के लिए अगर मैं अरे ना बनाऊं, इफ आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट एन अरे, तो फिर क्वेश्चन आता है सर अरे नहीं बनाएंगे तो मेमोरी कैसे लोकेट करेंगे, राइट? तो हम क्या करेंगे, रन टाइम पे जब डेटा एंटर करेंगे मेमोरी में सेव करने के लिए, और अगर मुझे वहां पर डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन करना है तो सीधा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। मैं पहले से कोई कलेक्शन नहीं बना रहा हूं क्योंकि अरे तो आपके लिए पहले से कलेक्शन बना के रख देगा, जिसके ड्रॉबैक्स अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं। मैं पहले से कोई कलेक्शन नहीं बना रहा हूं, मैंने ये बोला जब डेटा आएगा तब मैं मेमोरी एलोकेट करूंगा और इस डेटा को मेमोरी में सेव कर दूंगा। मतलब इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, डेटा आया तो मैंने मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट करी, उसी समय डेटा आया मैंने स्पेस क्रिएट कर दी, एक जगह बना दी, इसको और सिंपल बोलूं तो एक जगह बना दी, मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट कर दी, और जैसे ही स्पेस क्रिएट की मैंने अपना डेटा उसमें रख दिया। फिर मेरे पास नेक्स्ट डेटा आया, मान लो यूजर ने बोला सर मुझे फिर से नया डेटा मेमोरी में स्टोर करना है, मैंने फिर एक स्पेस क्रिएट कर दी, ठीक है, फिर मेमोरी में डेटा रख दिया, मैंने फिर से स्पेस क्रिएट की, मैंने फिर मेमोरी में डेटा रख दिया, फिर स्पेस क्रिएट की, फिर डेटा रख दिया, ठीक है। और जब जब मैं स्पेस क्रिएट करूंगा ये सारी स्पेस पर रन टाइम पे क्रिएट कर रहा हूं, मतलब मैंने पहले से कोई मेमोरी नहीं बनाई है, आई क्रिएट एन स्पेस एट रन टाइम, मैं रन टाइम मेमोरी एलोकेशन कर रहा हूं, ठीक है। अब जब मैंने ये स्पेस क्रिएट की तो ये एंडलेस है, ये चलता रहेगा, आप स्पेस क्रिएट करो डेटा रखो, 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 एंड इट इज एंडलेस, चलते रहने दो इसको। लेकिन क्वेश्चन आता है, अच्छा चलिए अगर मैंने स्पेस क्रिएट की है तो ऑब्वियस ही बात है चाहे स्पेस कंपाइल टाइम पे एलोकेट हो चाहे रन टाइम पे एलोकेट हो, कंपाइल टाइम पे जो स्पेस एलोकेट हो रही है वो फिक्स साइज की है, मुझे वैसी ही स्पेस चाहिए लेकिन रन टाइम पे, क्योंकि मैं कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन के ड्रॉबैक अभी डिस्कस कर चुका हूं कि सर ये फिक्स साइज की होगी, ना इसमें इंसर्शन पॉसिबल है ना इसमें डिलीशन पॉसिबल है, कब, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में। तो ये सोचा गया कि क्यों ना मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट की जाए, क्यों ना मेमोरी इस समय एलोकेट की जाए जब आपका डेटा रन टाइम पे यूजर एंटर कर रहा है। तो जब रन टाइम पे यूजर ने डेटा दिया तो मैंने अपना स्पेस क्रिएट की, डेटा रखा, लेकिन चाहे मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट हो चाहे मेमोरी कंपाइल टाइम पे एलोकेट हो, कॉमन ये है कि एड्रेस तो इस केस में भी होगा ना, अरे जैसे अरे के एड्रेस होते हैं वैसे इसका भी एड्रेस होगा, राइट। तो यदि मान लो ये मेमोरी एलोकेशन अब मैंने कर दिया, अब ये दिमाग मत लगाना अभी आपके सर ये स्पेस कैसे क्रिएट करेंगे, अरे सब होगा, अभी प्रोग्रामिंग पार्ट में आने दो मुझे, हम कैसे रन टाइम पे स्पेस क्रिएट होगी, कैसे कंपाइल टाइम पे स्पेस क्रिएट होगी, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी तो आप केवल ये समझो हम बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इन टू टाइप, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। तो अभी हम केवल ये समझ रहे हैं स्टैटिक और डायनेमिक का मीनिंग क्या है, राइट। अभी हम स्टैटिक को डिस्कस करके आ रहे हैं, अब हम पहले डायनेमिक क्या होता है इसको तो समझे, फिर डेटा स्ट्रक्चर से उसको रिलेट करेंगे, ओके। तो ये जो मैंने रन टाइम पे स्पेस क्रिएट की है, मैंने पहली स्पेस क्रिएट की अपना डेटा रख दिया, सेकंड स्पेस क्रिएट की अपना डेटा रख दिया, थर्ड स्पेस क्रिएट की मैंने डेटा रख दिया, बट थिंक अबाउट इट, मैंने डेटा तो मेमोरी में सेव कर दिया है, पर क्या ये डेटा स्ट्रक्चर है अभी, इज दिस अ डेटा स्ट्रक्चर? ऑब्वियस सी बात है नहीं है, क्यों, बिकॉज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दिस ऑल स्पेसेस। और ये जो स्पेस हम क्रिएट करते हैं ना, एक्चुअली इसको टेक्निकल वर्ड बोलते हैं हम नोड, कि एक्चुअली वी आर क्रिएटिंग अ नोड, आपने एक नोड क्रिएट किया है। हम जनरली ये नहीं बोलते हैं कि स्पेस क्रिएट की है, बट एक्चुअली नोड का मीनिंग क्या है, स्पेस, कि आपने मेमोरी में एक नोड क्रिएट किया है। बट द प्रॉब्लम इज दैट सर ये सारे नोड, मतलब ये नोड है, इट इज अ नोड, और ये मैंने कब क्रिएट किए हैं, रन टाइम पे। मैं पहले से कोई मेमोरी एलोकेट नहीं कर रहा हूं, रन टाइम पे मैंने नोड क्रिएट किया, डेटा रखा, नोड क्रिएट किया, डेटा रखा, नोड क्रिएट किया, डेटा रखा। लेकिन प्रॉब्लम ये सर ये सारे नोड आपस में कनेक्टेड नहीं है, दीज आर नॉट कनेक्टेड। तो क्या करेंगे हम, ये जो नोड क्रिएट करेंगे इसको इस तरीके से क्रिएट करेंगे कि हर नोड के दो पार्ट हों, है ना, ये हमारी चॉइस होगी, 2 3 कितने पार्ट रखना है। ये पार्ट मैंने क्यों रखा, क्योंकि मैं चाहता हूं हर नोड के पास दो चीजें हों,
अरे आप मुझे बताओ, अरे के पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं, अरे अरे अभी डिक्लेयर करके आ रहे हैं, ये अरे, ये आपने 5 का अरे लिया, तो अरे डेटा भी स्टोर करता है और अरे के पास अपना एड्रेस भी होता है, अरे डेटा भी स्टोर करता है, उसके बाद अपना एड्रेस भी होता है, तो मैं सेम मेमोरी तो बच्चे रन टाइम पे जा रहा हूं कि जो मेमोरी कंपाइल टाइम पे एलोकेट हो रही है, मुझे पता है उसकी प्रॉब्लम की वो फिक्स साइज की है, मैं चाहता हूं सेम ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा हो और उसका एड्रेस हो, डेटा हो एड्रेस हो, डेटा हो एड्रेस हो, ऐसा रन टाइम पे हो जाए। तो हुआ ये डेटा ये एड्रेस, ये डेटा ये एड्रेस, ये डेटा ये एड्रेस, लेकिन प्रॉब्लम ये सर अरे तो कनेक्टेड है, तो वो डेटा स्ट्रक्चर के रूल को फॉलो कर रहा है, हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड राइट, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा विद अनदर डेटा। तो ये तो डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, लेकिन जो रन टाइम पे नोड क्रिएशन हुआ है वो डेटा स्ट्रक्चर के रूल को अभी फॉलो नहीं कर रहा है, तो कैसे करेगा? तो हमने बोला जब ये नोड क्रिएट करेंगे तो इस तरीके से क्रिएट करेंगे कि हर नोड के 2 पार्ट हो जाएं, ताकि हम ये एड्रेस इसको दे दें, 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 और लास्ट वाला जो नोड होगा उसके एड्रेस में कुछ नहीं होगा तो हम नल रख देंगे। अब जैसे ही मैंने एड्रेस एक दूसरे को असाइन करें, अब ये बॉस कनेक्शन हो गया, अब ये नोड इससे कनेक्टेड है, ये नोड इससे कनेक्टेड है, ये नोड इससे कनेक्टेड है, ये नोड इससे कनेक्टेड है। अब मैं बोल सकता हूं दिस स्पेसेस आर नाउ कनेक्टेड। अब इसको थोड़ा सा ढंग से टेक्निकल वर्ड में हम डिफाइन करें, हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा विद अनदर डेटा। तो ये पूरा का पूरा टास्क मैंने रन टाइम पे किया है। क्या किया हमने? नोड बनाए हैं और नोड को आपस में कनेक्ट किया है, नोड को आपस में कलेक्ट किया है। तो बॉस यही तो कॉन्सेप्ट है, कलेक्शन ऑफ नोड इज कॉल्ड लिंक लिस्ट। कलेक्शन ऑफ नोड इज कॉल्ड लिंक लिस्ट, राइट, कि नोड का जो कलेक्शन होता है वही क्या कहलाती है? लिंक लिस्ट। तो ये हम बनाएंगे लिंक लिस्ट। सो नाउ सी दिस, यू हैव अ 2 ऑप्शन टू इंप्लीमेंट द डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, राइट। 2 तरीके से आप डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर दें, या तो आप अरे बना लें और डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन कर दें, ठीक है, कि मैंने ए ऑफ साइज का एक अरे बना लिया, या मैं लिंक लिस्ट बना के डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करता हूं। लेकिन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? यदि आपने अरे बनाया तो दिस इज व्हाट स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज इट्स फिक्स्ड इन साइज। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हर नोड रन टाइम पे क्रिएट कर रहे हैं, हम डेटा यूजर से ले रहे हैं, डेटा लेने के बाद हम उसके लिए एक नोड बना रहे हैं, उस नोड को आपस में कनेक्ट करते जा रहे हैं, और ये पूरा का पूरा टास्क मैं इस समय कर रहा हूं रन टाइम पे। तो जो मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट होती है, जिसकी साइज फिक्स्ड नहीं होती है, जिसमें इंसर्शन डिलीशन भी पॉसिबल है, अभी हम बात करने वाले हैं, तो ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक मेमोरी। दिस इज कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी। ये मेमोरी कहलाती है डायनेमिक मेमोरी। जो मेमोरी इस समय एलोकेट हो रही है, हमने क्या बोला था उसको? स्टैटिक मेमोरी। लेकिन जो मेमोरी इस समय एलोकेट हो रही है, हम इसको क्या बोल रहे हैं? दिस इज अ डायनेमिक मेमोरी। ये डायनेमिक मेमोरी है। तो जो डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इस समय इंप्लीमेंट होगा वो डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा, लेकिन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर जो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इंप्लीमेंट करेंगे वो कहलाएगा डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। तो अब आप खुद सोच के देखिए, यदि मुझे स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना है, मतलब मुझे डेटा कलेक्शन करना है लेकिन डेटा स्ट्रक्चर के रूल के साथ में, डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट के साथ में मुझे डेटा कलेक्शन करना है, लेकिन स्टैटिक फॉर्मेट में, तो आप मुझे बताएं दोनों में से किसको यूज करेंगे हम? ऑब्वियसली बात, विल गो फॉर एन अरे, क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हैं सर आपको डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना है लेकिन स्टैटिक फॉर्मेट में। यदि मुझे डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है लेकिन डायनेमिक फॉर्मेट में, मतलब मुझे, जैसा फॉर एग्जांपल, यदि मुझे डेटा स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट है स्टैक, अभी हम बात करते हैं, जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स, राइट। अगर मुझे डेटा स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है स्टैक, तो स्टैक को बेटा मैं स्टैटिक फॉर्मेट में भी इंप्लीमेंट कर सकता हूं, स्टैक को मैं डायनेमिक फॉर्मेट में भी इंप्लीमेंट कर सकता हूं। लेकिन यदि मैं स्टैक को स्टैटिक फॉर्मेट में इंप्लीमेंट कर रहा हूं, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट स्टैक यूजिंग अरे, एंड दैट इज स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, जहां पर आपको कुछ डिसएडवांटेज मिलेंगे। लेकिन अगर मैं उसी स्टैक को इंप्लीमेंट करता हूं डायनेमिक फॉर्म में, जहां पर मैं चाहता हूं रूल स्टैक का फॉलो हो लेकिन डायनेमिकली, तो अब मैं क्या बोलूंगा? आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। तो ये है डेटा स्ट्रक्चर के 2 कॉन्सेप्ट,
कि डेटा स्ट्रक्चर के हर कॉन्सेप्ट को हम स्टैटिक फॉर्म में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम डायनेमिक फॉर्म में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट वेन एवर यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग अरे, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। जब आप डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग लिंक लिस्ट, तो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। गॉट माय पॉइंट? तो पूरे डेटा स्ट्रक्चर के लिए आपकी सबसे पहली कमांड इन दोनों पे होनी चाहिए। आपको अरे पता होना चाहिए और आपको लिंक लिस्ट पता होना चाहिए। तो लिंक लिस्ट तो चलिए हम पूरा डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन ही देखेंगे, ठीक है, लेकिन इन दोनों को हम देखेंगे जब हम डेटा स्ट्रक्चर के कोडिंग वाले पार्ट में आएंगे। हम शुरुआत ही अरे से करेंगे, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट या तो अरे से इंप्लीमेंट होता है या लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट होता है। गॉट माय पॉइंट? तो क्लियर हुआ व्हाट इज स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, अब ये तो हमने बात की टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक, लेकिन अगर इसी डेटा स्ट्रक्चर के और टाइप को हम डिफाइन करें, ओके, जैसे अभी मैं बहुत देर से बात कर रहा हूं कि डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन आता है सर ये क्या कॉन्सेप्ट है, आप किन कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट स्टैटिक फॉर्म में इंप्लीमेंट करेंगे या डायनेमिक फॉर्म में इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी मैं यहां पर डेटा स्ट्रक्चर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे डेटा स्ट्रक्चर क्या बोलता है, बॉस आप अपना डेटा स्टैक फॉर्म में अलोकेट कर लो, आप अपना डेटा क्यू फॉर्मेट में अलोकेट कर सकते हैं, आप अपने डेटा को सर्कुलर क्यू फॉर्मेट में अलोकेट कर सकते हैं, आप अपने डेटा को डी क्यू फॉर्मेट में अलोकेट कर सकते हैं, आप अपने डेटा को लिंक लिस्ट फॉर्मेट में अलोकेट कर सकते हैं, ठीक है, डब्ली लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है, ट्री है, ग्राफ है, हैशिंग है, मतलब दिस ऑल आर नथिंग बट डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। ये है कि यदि मैं अपना डेटा स्टैक फॉर्म में इंप्लीमेंट करता हूं तो क्या एडवांटेज होगा, यदि उसी डेटा को मैं क्यू बना के इंसर्ट करता हूं तो क्या फायदा मिलेगा, सर्कुलर क्यू कब एडवांटेजेबल होगा, डी क्यू कब एडवांटेजेबल होगा, कब हम लिंक लिस्ट बना के डेटा स्टोर करेंगे, कब हम डब्ली लिंक लिस्ट बना के डेटा स्टोर करेंगे। तो हमें एक एक करके इन सारे कॉन्सेप्ट को पहले समझना है। अगर आप में से किसी ने C++ पढ़ा है तो आपको पता होगा शायद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई लैंग्वेज है क्या? इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ लैंग्वेज? नो, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज कंप्लीटली अ कॉन्सेप्ट, और इन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, क्या कॉन्सेप्ट पढ़े? पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, डेटा हाइडिंग, इज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन, ये सब आपने कॉन्सेप्ट पढ़े। आपने पढ़ा है पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? टू अचीव मोर देन वन थिंग फ्रॉम अ सिंगल थिंग। इनहेरिटेंस मीन्स रीयूजेबिलिटी, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। ये सारे कॉन्सेप्ट आपने जिन्होंने पढ़ा है वो इस चीज को फोकस करें, जिन्होंने नहीं पढ़ा है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम बात केवल कॉन्सेप्ट की कर रहे हैं कि यदि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा है तो शायद आप डेटा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी तो कॉन्सेप्ट की बात करता है ना। तो पहले हम 2 से 3 दिन सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कोई भी C++ पढ़ाने वाला पर्सन आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट बताता है, और वंस यू अंडरस्टैंड विद दिस कॉन्सेप्ट फिर जाके हम उन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं कि अब ये कॉन्सेप्ट जो हमने बात की, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, ये कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट होंगे, राइट। तो उन कॉन्सेप्ट को जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हैं, इन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए फिर हमें एक लैंग्वेज चाहिए। अब वो आपकी चॉइस है कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं टू इंप्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट, राइट। तो फिर हम बात करते हैं C++ के बारे में, जावा के बारे में, पाइथन के बारे में, ठीक है। अच्छा, इन लैंग्वेज से एक और मुझे चीज कॉन्सेप्ट याद आया कि बॉस डेटा फ्लेयर इज ऑल्सो प्रोवाइड यू द फ्री कोर्सेज ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट, राइट, एंड इट्स कंप्लीटली फ्री। मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, है ना। वो तो मैंने अभी लैंग्वेज लिखी तो मुझे याद आ गया कि मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ। यदि आपको कोई भी लैंग्वेज सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप C++ भी पढ़ना चाह रहे हैं, जावा भी पढ़ना चाह रहे हैं, जस्ट टाइप इन गूगल C++ डेटा फ्लेयर, पाइथन डेटा फ्लेयर, सो यू विल गेट अ कंप्लीटली फ्री कोर्सेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज ऑल्सो। आपको डेटा फ्लेयर कंप्लीटली फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है इन सारी टेक्नोलॉजीज के भी। यस, यकीन कर लो, इट्स टोटली फ्री, देयर इज नो हिडन कॉस्ट, है ना। आप सर्च करिए, ठीक है, लेकिन सर्च कैसे करना है आपको? C++
डेटा फ्लेयर, जावा डेटा फ्लेयर, ताकि आप डेटा फ्लेयर के लेक्चर्स को वॉच कर पाएं। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं। तो जैसे मैं बात कर रहा था, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट समझ लिए, अब आपको इनको इंप्लीमेंट करना है तो बॉस किसी लैंग्वेज को यूज करोगे ना आप। वैसे ही ये डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट है। डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं बहुत, आप स्टैक बना के डेटा सेव कर सकते हैं, आप क्यू बना के डेटा सेव कर सकते हैं, नो डाउट अभी इन कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। अब मैंने समझ लिया कि स्टैक ये होता है, क्यू ये होता है, सर्कुलर क्यू ये होता है, सब मैंने समझ लिया, लिंक लिस्ट ये होता है, सारी चीजें भी हमने समझ ली, हमें हर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन है सर इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? मैं आपको कैसे स्टैक इंप्लीमेंट करके बता पाऊंगा, मैं आपको कैसे क्यू बना के बता पाऊंगा, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट है ना। तो मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट दो तरीके से इंप्लीमेंट करना बताऊंगा, या तो स्टैटिक फॉर्म में या डायनेमिक फॉर्म में। तो मुझे स्टैटिक या डायनेमिक फॉर्म में अगर ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है तो मुझे एक लैंग्वेज चाहिए ना, मुझे एक लैंग्वेज चाहिए जो दोनों तरीके से डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन कर सकती हो। जैसे आप देखो ना, मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं, आपने उप्स के कॉन्सेप्ट पढ़े, अब उप्स के कॉन्सेप्ट क्या आप पास्कल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं? क्या आप सी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज दैट लैंग्वेज डोंट नो व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो वैसे ही यदि मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप बताए हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप से इंप्लीमेंट होते हैं, तो यहां मुझे एक लैंग्वेज चाहिए जिसको यूज करके मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को स्टैटिक फॉर्म में भी इंप्लीमेंट करना बता दूं और डायनेमिक फॉर्म में भी इंप्लीमेंट करना बता दूं। तो वो कौन सी बेस्ट लैंग्वेज है जिसको यूज करके हम डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर सकते हैं? ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को आप सी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, C++ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जावा में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पाइथन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। लेकिन यदि आप इंडस्ट्री की बात करें तो द इंडस्ट्री रिक्वायर्ड द पर्सन वो गुड इनफ टू यूज डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट हम जितने लॉजिक वे में सी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं उतने जावा या पाइथन या C++ में नहीं कर सकते। लेकिन देयर इज नो बाउंडेशन। तो यहां पर आप वही देखिए, जब आप डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए सी को यूज कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? वी आर लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++। तो ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हमारी प्रोफिशिएंसी किस लैंग्वेज में। लेकिन मेरा सजेशन आपसे ये है कि आप लैंग्वेज प्रेफर करें सी, जावा और पाइथन को तो अवॉइड ही करें आप। उसका रीजन क्या है मैं आपको अभी आगे बता पाऊंगा, अभी नहीं बता पाऊंगा। उसका रीजन ये है कि ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज है, इसमें आपको क्यू या स्टैक या सर्कुलर क्यू की कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड इन दिस टेक्नोलॉजीज। जावा में स्टैक ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, लिंक लिस्ट ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, पाइथन में सब ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। तो फिर हम कोडिंग में क्या लिखेंगे? जब ऑलरेडी सब कुछ इंप्लीमेंटेड है तो हम क्या लिखेंगे? तो इसीलिए तो बोला जाता है जावा या पाइथन को पढ़ने से पहले C++ आप पढ़ लो, ताकि आप इन कॉन्सेप्ट को भी इंप्लीमेंटेशन के साथ समझ सको। क्योंकि कंपनी आपसे इन सारे कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंटेशन मांगेगी कि बॉस आप तो मुझे स्टैक बना के बताओ, आप तो मुझे लिंक लिस्ट बना के बताओ, आप तो मुझे स्टैक को लिंक लिस्ट के साथ इंप्लीमेंट करके बताओ, आप तो मुझे लिंक लिस्ट में सर्चिंग सॉर्टिंग करके बताओ। और ये सब हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है? सी प्रोग्रामिंग। तो हमारा जो कोर्स है वो है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। गॉट इट? क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक अभी हम इस टॉपिक को समझते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो आई होप यू गाइस कैन एंजॉय दिस लेक्चर। ठीक है, थैंक यू सो मच।